स्वागत है आपका चैनल के साथ। आगे सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर आखिरकार डिटेल में नए सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। दोस्तों बताएंगे कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आगे चल रही है और छोटी छोटी पार्टियों का क्या है पूरा हाल। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार फिर से अजित पवार ने ठेंगा दिखाया है। दोस्तों बताएंगे कौन से मामले को लेकर बीजेपी अजित पवार एक दूसरे से भिड़े पड़े हैं और भाजपा के बड़बोले मुख्यमंत्री फिर से कोर्ट के चक्कर में फंस गए हैं। दोस्तों बताएंगे एक ऐसा बयान उन्होंने दिया है कि कोर्ट में केस दर्ज करवाना पड़ा है और अब लगाने पड़ेंगे चक्कर। इसी के साथ में हरियाणा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की ओर से भेजे गए सबूत पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से आए तथाकथित जवाब पर कांग्रेस पार्टी ने कई दिग्गजों को मैदान में उतारा है। दोस्तों बताएंगे आपको कानूनी कार्रवाई करने वाली है कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। इसी के साथ में बीजेपी को स्थानीय कई अध्यक्षों को सस्पेंड करना पड़ा है। दोस्तों बताएंगे क्यों बगावत कर रहे थे सारे नेता और इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों दो तरीके के बोल्ड प्रिडिक्शन है। पहला ये कि अजित पवार बारामती की सीट से चुनाव हारने जा रहे हैं और दूसरा ये कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी गठबंधन विपक्ष के लोग इंडिया गठबंधन 165 सीटें जीतेगी। अगर आप मानते हैं कि दोनों भविष्यवाणी सही होने वाली है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में होगा परिवर्तन महाराष्ट्र में लिखकर जरूर बताएगा। और इसके इधर अगर आप लोग कुछ और प्रेडिक्शन के बारे में कहना चाहते हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन को लेकर एक खबर जो हर जगह छाई हुई है दोस्तों, वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के अंदर आपसी विवाद का मामला है, बागी नेताओं के मैदान में उतरने का मामला है। और ऐसे में महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर इलेक्टोरल एज की ओर से प्री पोल सर्वे जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन राज्य के अंदर बहुमत से सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ चुका है। यानी अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो महाराष्ट्र में 157 सीटें महाविकास आघाड़ी गठबंधन को मिलेगा। 68 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पार्टी और दूसरे नंबर पर एनसीपी की पार्टी रहने वाली है। 44 सीटें उनको और शिवसेना को 41 सीटें मिल सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को इलेक्शन एज प्री पोल सर्वे के अंदर 126 के आसपास सीटें मिल रही है। दोस्तों बता दें आपको कि अब इसमें माइक्रो डिटेल भी सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम को लेकर बताया गया है कि पिछली बार दोनों पार्टी को 2-2 सीटें मिली थी। इस बार इन दोनों पार्टियों को एक-एक सीट का नुकसान हो सकता है, लेकिन क्योंकि इंडिया अलायंस के साथ में समाजवादी पार्टी बनी हुई है तो उनके सरकार बनाने का मतलब इंडिया अलायंस की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार भी कही जाएगी। आपकी क्या राय है लिखकर जुटाएगा। साथ बीजेपी के बड़बोले नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सारे काम धाम छोड़कर केवल झारखंड में भाजपा का चुनावी माहौल बनाने में लगे पड़े हैं। दोस्तों गली गली कूचे कूचे जाकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, छोटे मोटे सारे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो असम के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बीजेपी के कोई कार्यकर्ता है जिनका केवल इतना काम है कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में चुनाव जितवाने के लिए पूरा दिन बिताया जाए। लेकिन अगर वो शांति से काम करे तो शायद लोगों की नजर न जाए, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो बार बार विवादित बयान देते रहते हैं तो इस बार भी बयानबाजी को लेकर बुरी तरीके से फंस गए हैं। दोस्तों पूर्व विधायक सह हुसैनाबाद से बीएसपी के प्रत्याशी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मेदिनी नगर के न्यायालय में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ परिवार दर्ज करवाने के लिए पहुंचे हैं। उनका परिवार दर्ज कर लिया गया है, यानी केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि हुसैनाबाद से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कमलेश सिंह के नामांकन के बाद कर्पूरी मैदान में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने सांप्रदायिक विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर हुसैनाबाद जिला बनेगा, लेकिन उसका नाम हुसैनाबाद नहीं होगा, किसी महापुरुष के नाम पर जिला बनेगा। उन्होंने कहा कि हुसैनाबाद की जनता आपसी सौहार्द के साथ रहती है, यहाँ के लोगों ने किसी संप्रदाय के प्रति द्वेष या कटुता नहीं दिखाई है। सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने के लिए इस तरीके के बयान हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से दिए जा रहे हैं। जहां भी हेमंत बिस्वा शर्मा जाते हैं दोस्तों, अगर सामने कोई प्रतिद्वंदी मुस्लिम उम्मीदवार होता है तो फिर उसे लेकर कोई ना कोई ऐसा विवादित बयान देते हैं जिससे वो चर्चा में आ जाए और झारखंड जैसे राज्य जो चुनावी राज्य है वहां पर सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने की कोशिशें की जा रही है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर झारखंड के डीजीपी को तो तुरंत बदल देते हैं। क्या आप कोई कार्रवाई ऐसी करेंगे कि असम के मुख्यमंत्री को झारखंड में ना घुसने दिया जाए, इस तरीके के बयानबाजी पर रोक लगाया जाए? कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निष्पक्षता पर सवाल इससे खड़े होते हैं क्योंकि ऐसे मामले को लेकर वो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। लगता भी नहीं है कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाम की कोई चीज है जो निष्पक्ष है और बिना भेदभाव के चुनाव कराना उनकी जिम्मेदारी है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताना चाहिए कि वो एग्जिस्ट करते हैं, उनका अस्तित्व है, तो फिर कार्रवाई सबसे पहले बीजेपी के नेता के खिलाफ की जानी चाहिए। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जवाब का अपने तरीके से और करारा जवाब दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा की 20 सीटों पर हुए मतगणना को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। कांग्रेस पार्टी ने 67 पेजों का पूरा डोजियर तैयार किया था, सारे सबूत इकट्ठा किए गए थे और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया गया। तो दोस्तों फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कांग्रेस पार्टी को जवाब देते हुए कुछ दिनों पहले कहा था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दावा किया है वो पूरी तरीके से गलत है। चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष है, इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने अब इस पर पलटवार करते हुए अपने कई नेताओं को मैदान में उतारा है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने एक लेटर लिखा है चुनाव आयोग को और इशारों में कह दिया है कि अब कांग्रेस पार्टी लीगल रास्ता अपनाने वाली है। चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में अनियमितताओं से संबंधित कांग्रेस के आरोपों को 29 अक्टूबर को खारिज कर दिया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि पूरे चुनावों में नतीजे जो सामने आए हैं, विश्वसनीयता के बारे में जो सवाल खड़े किए गए पूरी तरीके से गलत है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हमारे जो शिकायतें थी उस पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है जिसको हमने ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद को ही अपने सही क्लीन चिट दे दिया है। आमतौर पर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को ज्यादा आगे नहीं ले जाती, लेकिन चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया का जो लहजा है और जो भाव है, जो भाषा का इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ
खिलाफ जो आरोप लगाए हैं हम प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर हैं। पार्टी ने कहा कि हम नहीं जानते कि कौन जो माननीय आयोग को सलाह दे रहा है या मार्गदर्शन कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आयोग ये भूल गया है कि संविधान के तहत गठित एक निकाय है, यानी संवैधानिक पावर है इनके पास, जिस पर कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन करने की उत्तरदायित्व है। ईवीएम की बैटरी से जुड़े शिकायतों पर भी स्पष्टता नहीं दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से ये बातें स्पष्ट कर दी है कि कांग्रेस पार्टी लीगल रास्ता अपनाएगी। जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी के एक से एक दिग्गज नेता मैदान में है दोस्तों। केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कोषाध्यक्ष अजय माकन, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है और राज्यसभा के सांसद भी हम सबने हस्ताक्षर किए, यानी पत्र लिखकर फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मौका दिया गया है कि वो सही से एक्सप्लेन करे 20 सीटों को लेकर लगाए गए आरोपों के बारे में, ना कि इस तरीके के जेनेरिक स्टेटमेंट दे दे कि चुनाव आयोग पर आरोप लगाना गलत है, इससे निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े होते हैं। ये वो ऐसी बातें करने की जगह उनको बिल्कुल एविडेंस के साथ बताना चाहिए कि 20 सीटों पर जो चुनाव के मतगणना के रिजल्ट को लेकर सवाल खड़े किए गए थे और जिनके सबूत भी सौंप दिए गए हैं, उन पर उनकी क्या राय है। अगर आप भी मानते दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गोल पोस्ट शिफ्ट करने की जगह वही जवाब देना चाहिए जो सवाल पूछा गया है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है, ना कि केवल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देकर वहां से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी क्या राय है लिखकर जो बताएगा। साथ साथ बीजेपी के विरोध के बीच नवाब मलिक के साथ खड़े हैं अजित पवार। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो नवाब मलिक को चुनाव नहीं लड़ने देंगे, लेकिन अजित पवार ने भी ठान रखी है चाहे कुछ हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस बात को नहीं मानेंगे और अजित पवार की पार्टी का उम्मीदवार केवल नवाब मलिक रहेगा। ऐसे में दोस्तों जब भाजपा के नेता से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि नवाब मलिक चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि अब अजित पवार ने कह रखा है कि नवाब मलिक जरूर चुनाव लड़ेंगे। सवाल यह है कि क्या अजित पवार और भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दूसरे से भिड़कर ये बता सकते हैं कि असली में क्या होगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये अपने आप को गठबंधन सहयोगी बताते हैं, लेकिन आपस में समन्वय नहीं बन पा रहा है। एक चाहता है कि नवाब मलिक चुनाव लड़े, दूसरा चाहता है कि नवाब मलिक चुनाव ना लड़े। आपस में मिलकर दोनों को फैसला लेना चाहिए। कम से कम जनता को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए कि बीजेपी का भी कैंडिडेट है, एनसीपी का भी कैंडिडेट है और फिर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। दोस्तों सबको पता है कि अगर अजित पवार ने नवाब मलिक को चुनाव से नहीं हटाया, उनका नामांकन वापस नहीं करवाया, तो इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर अजित पवार नवाब मलिक को मैदान में उतारे ताकि मुस्लिम वोट कट जाए और बीजेपी का उम्मीदवार यहां से जीतकर चले जाए। साथ साथ दोस्तों महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बड़ी राहत मिली है। इलेक्टोरल एज की ओर से दी जानकारी में बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी ने 29 तारीख से लेकर लगातार पार्टी के बागी नेताओं को मनाने का काम जारी रखा है दोस्तों। अब जो जानकारी है उसके अनुसार 12 बागी नेता जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लेने का फैसला लिया है, यानी एक बड़ी सफलता मिली है। 2 दर्जन से ज्यादा नेता महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ आकर खड़े हो गए हैं दोस्तों, उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया। इसका सीधा मतलब है कि इन सारी सीटों पर अब बीजेपी के गठबंधन के जीतने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर होने वाली है। साथ साथ झारखंड के अंदर पलामू में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपसी बवाल देखने को मिला दोस्तों। हुसैनाबाद विधानसभा सीट से पार्टी विरोधी कार्य करने वाले आरोप में 3 प्रखंड के अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। हुसैनाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार है कमलेश सिंह, जिनको प्रत्याशी बनाया गया है। निलंबित प्रखंड अध्यक्षों पर आरोप लगाया गया है कि सभी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरोध में कार्य कर रहे थे। अब दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसी इलाके में इस तरीके के विवादित बयान दिए हैं हुसैनाबाद का नाम बदलने को लेकर। तो क्या आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमजोर हो गई है, पार्टी के नेता अपने ही प्रत्याशी के विरोध में है, इसीलिए जानबूझकर ऐसा बयान दिया गया है ताकि पार्टी एकजुट हो जाए। आपकी क्या राय है लिखकर जो बताएगा। अलग तरीके की थ्योरियां चलती रहती है। साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत बुधनी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रमाकांत भार्गव को मैदान में उतारा है, लेकिन बीजेपी में इसका विरोध शुरू हो गया है दोस्तों। जो जानकारी उसके अनुसार उपचुनाव के सह प्रभारी बनाए गए पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत जब प्रचार करने के लिए पहुंचे तो यहाँ पर उन्हें कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें रमाकांत भार्गव जैसा प्रत्याशी मंजूर नहीं है। संगठन ने अपना निर्णय ले लिया है, या तो वो अपना निर्णय बदले या फिर कार्यकर्ता परिणाम बदलने की ताकत रखते हैं। कार्यकर्ता ने राजेंद्र सिंह राजपूत को प्रत्याशी बनाने की मांग की है दोस्तों। कुल मिलाकर इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसी हुई है और अगर मध्य प्रदेश के बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के हटने के बाद ये सीट अगर बीजेपी हार गई दोस्तों तो इसे बहुत बड़ा सेटबैक के तौर पर देखा जाएगा। साथ साथ दिलीप सोपाल ने मनोज जरांगे पार्टी से मुलाकात की है दोस्तों और इंडिया अलायंस के जीतने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई है। पिछले 2 महीने पहले मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल और बार्शी विधानसभा के विधायक राजेंद्र राउत के बीच में बड़ा विवाद हो गया था। इस बीच राजेंद्र राउत के प्रतिद्वंदी और पूर्व मंत्री दिलीप सोपला सीधे अंतरवली सराती पहुंचे हैं, गांव पहुंचे हैं। मनोज जरांगे पाटिल को उनसे मुलाकात किया गया है दोस्तों और सोपाला ने राउत के खिलाफ एक बड़ा खेल खेला है। बार्शी में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के घटक दल शिवसेना उद्धव ठाकरे ने सोपाल को मैदान में उतारा है जो राउत के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और क्योंकि राउत के साथ उनका विवाद चल रहा है मनोज जरांगे पाटिल का, तो उन्होंने अब सोपाल का समर्थन करने की बातें भी कही है दोस्तों और माना जा रहा है कि इसकी घोषणा के साथ ही अब कम से कम इस सीट पर तो इंडिया गठबंधन के जीतने की संभावनाएं लगभग क्लियर हो गई है, क्योंकि मराठा वोटों का एकजुट हो जाना और मनोज जरांगे पाटिल का बोल देना मात्र से चुनाव के नतीजे बदल जाएंगे। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं मनोज जरांगे पाटिल को और भी इंडिया अलायंस की पार्टियों का समर्थन करना चाहिए जो मजबूती से चुनाव लड़ने की स्थिति में है, तो अपनी राय जो लिखा जाएगा। साथ साथ संजय राउत कहते हैं कि बारामती से चुनाव हारेंगे। अजित पवार क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। के साथ में एक देश एक चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी राय जताते हुए कहा कि यह देश के अंदर संभव ही नहीं है। मीडिया से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि एक देश एक चुनाव पर प्रस्ताव संसद में पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को सबको एकजुट करना चाहिए, लेकिन यह संभव ही नहीं है कि एक देश एक चुनाव हो पाएगा। उन्होंने कहा कि यह अवधारणा केवल
अवधारणा मात्र रहेगी, संभव तो है ही नहीं। यानी वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया जाएगा जब भी आएगा पार्लियामेंट के अंदर। शासक चुनाव के दौरान नेताओं के द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर घपले और घोटाले के आरोप लगाए जाते दोस्तों, और गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। और इसी तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव के मद्देनजर अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के गंभीर आरोप है दोस्तों। अब जो जानकारी है उसके अनुसार उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने ही 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के जिन बाहर निकाल दिया है और उन पर लगे गंभीर आरोपों पर उन्होंने अपने चाचा पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि वास्तव में अजीत पवार ने अपने वक्तव्य में आर पाटिल का नाम लेते हुए निशाना साधते हुए अपने चाचा शरद पवार पर निशाना साधा है, जो इस समय उनके प्रबल राजनीतिक विरोधी बन चुके हैं। और दिवंगत आर पाटिल पर निशाना साधकर अजीत पवार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके चाचा शरद पवार के इशारे पर 2012 में पाटिल ने उनके विरुद्ध खुली जांच के आदेश दिए थे। अजीत पवार ने कहा कि इस बात की जानकारी उन्हें भी नहीं थी, लेकिन 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें अपने घर बुलाकर उस फाइल पर आर पाटिल के हस्ताक्षर दिखाए थे। अजीत पवार के इस आरोप की पुष्टि तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान के बयान से भी हो रही है दोस्तों। चौहान ने कहा है कि उन्हें स्वयं भी इस सिंचाई घोटाले की फाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना ही उन्होंने 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का नाम ही लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घोटाले की बातें कही थी दोस्तों। कुल मिलाकर अब जो बातें अजीत पवार कर रहे हैं इससे समझ में आ रहा है कि अपने चाचा की अब थोड़ी भी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, सारे आरोप उनके ऊपर मढ़े जा रहे हैं। यानी शरद पवार को ही दोषी बताने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, जबकि दुनिया को पता है कि मंत्री के पद पर अगर कोई रहा है तो वो अजीत पवार रहे हैं। अजीत पवार को कई बार उप मुख्यमंत्री बनवाया है, शरद पवार ने कई बार बड़े मंत्रालय दिलवाए हैं, केंद्र में मंत्री बनाया, लेकिन आज शरद पवार पर आरोप लगा रहे हैं जबकि उनके ऊपर खुद आरोप लगे हुए हैं अजीत पवार के ऊपर घोटाले का। और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी ने भी माना था कि अजीत पवार जैसे नेता इसमें शामिल है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद अजीत पवार के पास अब कोई रास्ता ही नहीं है अपने चाचा को लेकर इस तरीके की बेतुकी बातें तो उनको करनी है, और वैसे भी इस घोटाले की जांच से बचने के लिए केवल एक ही विकल्प था, वो था भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना। वो उन्होंने किया है, कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है, हर वो चीज कर रहे हैं जिससे साफ हो गया है कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। इसलिए वो एनसीपी छोड़कर नहीं गए हैं, यानी शरद पवार को छोड़कर नहीं गए हैं, बल्कि अपने आरोप की जांच को रुकवाने के लिए गए हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अजीत पवार जो ये कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं इसलिए मैंने एनसीपी तोड़कर बीजेपी के साथ अलायंस किया, ये 100% झूठ बोला है दोस्तों। हकीकत तो ये है कि वो आरोपों पर बचने का प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ सिद्धरमैया ने नरेंद्र मोदी के सवालों का करारा जवाब दिया है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को रियलाइज हो गया है कि कांग्रेस पार्टी जो वादा कर रही है, जो गारंटी दे रही है, वो पूरी तरीके से गलत है। दरअसल कर्नाटका के अंदर एक कार्यक्रम के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिव कुमार से कहा था कि कोई भी घोषणा करने से पहले हमको कई बार सोचना चाहिए, ऐसे ही बेफिजूल की घोषणाएं नहीं करनी चाहिए, केवल वही घोषणा होनी चाहिए जो धरातल पर उतारा जा सकता है। इस तरीके के एक मामले सामने आने के बाद दोस्तों भाजपा के लोग कहने लगे कि अब कांग्रेस पार्टी ही हार मान गई है, बैकवर्ड चली गई है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को यह बात अब समझ में आ रही है कि झूठे वादे करने तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या नामुमकिन है। वे लगातार प्रचार अभियान के दौरान लोगों से ऐसे वादे करते रहे हैं जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वे लोगों के सामने पूरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं। फेक प्रॉमिस ऑफ कांग्रेस पार्टी इस तरीके से हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है। फिर कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी अपने तरीके से करारा जवाब दिया है दोस्तों। सिद्धरमैया ने नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस पार्टी पर उंगली उठाने से पहले जरा गौर से देखिए भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका की विनाशकारी विरासत। हम अपने लोगों से किए गए हर वादे को पूरा करते हैं। 52,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ हमने 5 गारंटी पूरा कर दिया है। कर्नाटका के भविष्य के निर्णय के लिए अतिरिक्त 52,000 करोड़ रुपए और जुटाए जा रहे हैं। भाजपा सरकार ने कर्नाटका में 40% कमीशन से ग्रस्त सिस्टम हमारे लिए छोड़ा था, संसाधनों को खत्म कर दिया था। बीजेपी ने जो जीवन को बदल सकता था, हम उसी 40% का उपयोग कर रहे हैं जो कमीशन ये लोग लिया करते थे और लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। यहाँ आपकी उपलब्धि क्या थी? नरेंद्र मोदी से उपलब्धि के बारे में सवाल पूछते उन्होंने कहा कि भ्रष्ट प्रथाओं को सशक्त करना ये भाजपा के लोग कर्नाटका में किया करते थे। कर्नाटका को कर्ज में डुबाकर छोड़ना ये बीजेपी की लिगेसी है जो कर्नाटका में छोड़कर गए हैं। अपनी विफलताओं को ढकने के लिए प्रचार का इस्तेमाल करना, और ये ना भूलिए कि आपके कार्य भी जनता की निगरानी में है। भारत का कर्ज वित्त वर्ष 2025 तक 185 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। सकल घरेलू उत्पाद का एक चौंका देने वाला 56.8% का कर्ज हो जाएगा, जो काफी चिंताजनक विषय है। कुल मिलाकर दोस्तों कर्नाटका मुख्यमंत्री ने इस तरीके की कंट्रोवर्सी का अपने तरीके से करारा जवाब दिया है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। और अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी नेता भूपेश बघेल ने भी कहा कि प्रिय प्रधानमंत्री जी, मुझे यकीन है कि छत्तीसगढ़ में कुछ नासमझ भाजपा के नेताओं ने आपको गुमराह किया है। छत्तीसगढ़ के लोग अभी भी कांग्रेस सरकार को एक ऐसी सरकार के रूप में याद करते हैं जिसने सारे वादे पूरे किए थे। आपको और राज्य के भाजपा नेताओं को याद दिलाने के लिए बता दूं कि आप लोगों ने कहा था कि शपथ लेने के 2 घंटे के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, नहीं हुआ। 400 यूनिट तक बिजली का बिल आधा कर दिया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। 20 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य उपचार होगा। धनवंतरी मेडिकल दुकानों में दवाओं पर 72% की बचत होगी। इस तरीके के वादे आपने किए थे। भाजपा सरकार कानून व्यवस्था को नियंत्रण करने में असमर्थ है और छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ना कोई वादा पूरा किया है, ना कोई उद्देश्य उनका नजर भी आता है। दोस्तों जिस तरीके के सवाल पूछे गए थे उसी तरीके से जवाब भी दिया गया। साथ मराठा उम्मीदवारों को मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि हर सीट पर जितने भी मराठा उम्मीदवार है सब आपस में बैठिए, किसी एक नेता को तय कीजिए, उसके बाद 3 तारीख तक बता दीजिए कि किसको समर्थन करना है, यानी मनोज जरांगे पाटिल किसको सपोर्ट करेंगे। जैसे वो घोषणा करेंगे कि कौन कौन सी सीट पर किस किस को सपोर्ट किया जाएगा, उसके आधार पर यह तय होगा कि मराठा समाज के लोग किसको वोट डालेंगे। मनोज जरांगे पाटिल ने पूरी रणनीति के तहत
महाराष्ट्र के इलेक्शन को पलटने का पूरा प्लान तैयार कर रखा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं एकदम सही निर्णय है कि मराठा वोटों को डिवाइड ना होने दिया जाए, इसीलिए सारे मराठा उम्मीदवारों को एक साथ बुलाकर आपस में बातचीत करवा के एक नेता को आगे प्रमोट किया जाए और उनको मराठा समाज के हितों के कार्य करने के लिए आगे बढ़ाया जाए। साथ साथ शरद पवार की पार्टी एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर अजित पवार को ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में अजित पवार पर दिवंगत आर पाटिल पर लगाए गए आरोपों के सबूत भी दिए गए हैं। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को वो फाइल दिखाकर बताया कि शरद पवार ने ही आपके खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। ये तो साफ तौर पर संकेत है कि जानबूझकर बीजेपी के लोगों ने एनसीपी के पार्टी में फूट डालने की कोशिश की, अजित पवार और शरद पवार को अलग अलग करने का प्रयास किया। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि टीपीएसपी के नेता जयंत पाटिल सही कह रहे हैं, दबाव में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं अजित पवार, इसीलिए ऐसा बयान देना पड़ जा रहा है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी महासचिव और वायनाड से उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर लड़ रही प्रियंका गांधी 3 और 4 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र में प्रचार करेंगी। 12 से अधिक जनसभाओं को संबोधित करेंगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस दौरान कई सारी सभाओं को संबोधित करते दिखाई दे सकते हैं। दोनों भाई बहन के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि लोगों के बीच में ज्यादातर क्लियर मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी चाहते हैं कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव जीतकर आए और बड़ी जीत के साथ सांसद बने, और जैसे ही वो सांसद बनेंगे तो विकास और ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ साथ दोस्तों अंग्रेजी दैनिक फ्री प्रेस जर्नल की ओर से एक रिपोर्ट दी गई है। महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन के पोस्टर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें लगाई जा रही है। दोस्तों मराठी चैनलों पर महायुति अभियान के कई विज्ञापन चलाए जा रहे हैं। इन विज्ञापन से मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना में अजित पवार की फोटो हटा दी गई है। पिछले कुछ दिनों से सवाल उठ रहे थे कि क्या बीजेपी और अजित पवार नवाब मलिक को लेकर मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए आपस में क्या विवाद हो गया है। अब जो अपडेट है उसके अनुसार उनकी फोटो भी हटा दी गई है। एक तरीके से दोस्तों उनका अपमान किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अजित पवार और ज्यादा अपमानित होंगे, क्योंकि अपने चाचा को छोड़ने के बाद शायद और किसी पार्टी में उनका कोई वैल्यू नहीं रहने वाला है। साथ साथ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गारंटी के विषय में प्रधानमंत्री मोदी के हमले पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री खुद मुख्य विपक्षी दल पर उंगली उठाने से पहले ध्यान दे कि मोदी की गारंटी 140 करोड़ भारतीय नागरिकों के साथ एक क्रूर मजाक था। यानी नरेंद्र मोदी की गारंटी की बातें करते हैं, आपने तो लोगों के साथ झूठ छल कपट सब कुछ किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने आगे कहा कि उन्होंने बस की जो मुफ्त योजना की समीक्षा करने की बात पर नाराजगी जाहिर की थी। बीजेपी के लोग इसे गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे। खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी झूठ छल कपट लूट और प्रचार ये 5 विशेषण भारतीय जनता पार्टी के शासन के हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर? साथ झारखंड के अंदर 43 सीटों पर 683 उम्मीदवार मैदान में है, 73 महिला प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। साथ दोस्तों विधानसभा चुनाव में माहिम से अमित ठाकरे मैदान में उतरे हुए हैं। शिंदे गुट ने यहाँ पर अपने वर्तमान विधायक को चुनाव लड़ाने का फैसला ले रखा है और ऐसे में बार बार शिंदे गुट पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपने वर्तमान विधायक और अभी के प्रत्याशी सदा सरवनकर को नाम वापस लेने के लिए बोलिए। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि सदा सरवनकर इस बात को मानने वाले हैं, क्योंकि वो वर्तमान विधायक है दोस्तों राज ठाकरे के को चुनाव जिताना है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वर्तमान विधायक को ही उम्मीदवारी से हटा दिया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि एकनाथ शिंदे अगर ऐसा करते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा नुकसानदेहक साबित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि एमएनएस बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लेकिन जिस दिन एमएनएस मजबूत होना शुरू हो जाएगी उस दिन एकनाथ शिंदे कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का वोट बैंक लगभग एक ही जैसा, और इसीलिए लगता नहीं है कि एकनाथ शिंदे इस बात की मंजूरी देंगे कि अपने वर्तमान विधायक को हटाकर राज ठाकरे के बेटे के जीतने की संभावनाओं को सुदृढ़ किया जाए। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक तो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ लिया, 140 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, और दूसरी ओर भाजपा ने कम से कम 17 उम्मीदवारों को अपने एनडीए सहयोगियों की पार्टी में भेज दिया और चुनाव लड़वाया जा रहा है। आपको बता दें कि शिंदे की पार्टी से 12 भाजपा के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एनसीपी अजित पवार गुट से 4 भाजपाई चुनाव लड़ रहे हैं और आरपीआई अठावले की पार्टी से 1 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, यानी 2 सीटें मात्र दी गई आरपीआई पार्टी को, यानी रामदास अठावले की पार्टी को, और अब उसमें भी एक अपना उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। दोस्तों एक तरीके से अपने सहयोगियों को जबरदस्त तरीके से मूर्ख बना रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनको पता है कि वो आधी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आधी सीटों में से मेजोरिटी हासिल करने के लिए कुछ एक सीटों की कमी पड़ेगी तो उनके जो ये उम्मीदवार जो अन्य पार्टियों से लड़ रहे हैं वो सारे के सारे भाग कर आएंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जो बताया। साथ साथ बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सच के लिए कई महापुरुषों की जान चली गई, मरना और मारना ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है, लेकिन काम करना और कर्तव्य के रास्ते पर चलना मेरे हाथ में है। इसलिए अगर किसी को मुझे मारने में जल्दबाजी है तो फिर जल्दी से खत्म कर दीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से उनको धमकी दिए जाने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ बयान दे दिया। साथ साथ रांची पहुंचेंगे अमित शाह, देखते हैं इस तरीके का कार्यक्रम होगा दोस्तों। साथ साथ दिवाली पर राहुल गांधी ने लगाए खुद के बनाए गए दिए। राहुल गांधी ने कुम्हार परिवार से मुलाकात करके खुद से दिए बनाए हैं दोस्तों, और उन्होंने अपने भांजे रेहान वाड्रा के साथ दीपावली मनाई है। इस दौरान वो वीडियो जारी करते हैं, इसमें रेहान वाड्रा के साथ काफी लंबी चर्चा करते हैं राहुल गांधी, और इस दौरान देश के लोगों को लेकर और जो उनके घर में मजदूरों के बारे में भी कई सारी अच्छी बातें राहुल गांधी ने कही है। उनके स्किल को लेकर राहुल गांधी रेहान वाड्रा को बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। साथ साथ मंत्री चंद्रकांत पाटिल अपनी ही जनता को समझ नहीं पा रहे हैं दोस्तों। बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल अपने ही क्षेत्र में अपने ही लोगों को बगावत से रोकने के लिए गए थे, लेकिन कोई नहीं माना। यानी भाजपा के बड़े बड़े नेता बागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फेल हो जा रहे हैं। साथ साथ मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी ने झारखंड में बैठक बुलाई है दोस्तों, और बैठक के बाद
चर्चा किया गया। देखते हैं मैनिफेस्टो में क्या कुछ ऐड किया जाएगा। इसी के साथ में अभी मुक्तेश्वर ने कहा कि जो लोग बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान देते हैं। वास्तव में बांटने वाले भी वही लोग हैं और काटने वाले भी वही लोग हैं। आप लोग जानते हैं उनका निशाना किस और होगा। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचती रहे। दोस्तों जय हिंद जय भारत।